वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज एमए फाइनल हिस्ट्री के कंपलसरी पेपर थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडिया टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ। व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? इतिहास लेखन क्या है? इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिर्फ सेपॉय म्यूटिनी या सैन्य विद्रोह कहा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन बताया और कुछ इतिहासकारों ने इसे मुस्लिम षड्यंत्र बताया। और इस प्रकार एक ही घटना के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग नजरिया रहा। इसका एक अर्थ यह भी है कि किसी घटना को इतिहासकार अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, एंड दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। यही इतिहास लेखन है। भारत में जब हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो इसका विकास कई अप्रोचेस के अंतर्गत देखने को मिलता है। और आज के इस लेक्चर में मैं इन्हीं अप्रोचेस के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है उपनिवेशवादी या कॉलोनियल अप्रोच। दूसरी अप्रोच है राष्ट्रवादी या नेशनलिस्टिक अप्रोच। तीसरी अप्रोच को हम मार्क्सवादी या इंग्लिश में मार्क्सिस्ट ही कहेंगे। एक और अप्रोच है सांप्रदायिक या कम्युनल अप्रोच। और लेटर पीरियड में एक और अप्रोच के तहत इतिहास लेखन हुआ जिसे हम सबऑल्टर्न अप्रोच कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें उपनिवेशवादी या कॉलोनियल अप्रोच की। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का विकास बेसिकली भारत में ब्रिटेन के शासन को जस्टिफाई करने के लिए हुआ। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस मत को स्थापित किया कि भारत में ब्रिटिश शासन से भारत का भला हुआ और भारत की सभ्यता और संस्कृति जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी उसमें सुधार लाने का कार्य अंग्रेजों ने ही किया। इस कॉलोनियल अप्रोच के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी अप्रोचेस का भी विकास हुआ और इसमें सबसे पहले नाम आता है ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी। प्राच्यवादियों ने 18वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। भारत के इतिहास के बारे में अलग अलग सोर्सेस को ढूंढा गया और इस प्रकार भारत में इतिहास लेखन आरंभ करने का कार्य एक तरीके से प्राच्यवादियों ने ही किया। इनमें विलियम जोन्स का नाम उल्लेखनीय है जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की।
ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के अलावा कॉलोनियल अप्रोच के अंतर्गत मिशनरी अप्रोच का नाम भी आता है। मिशनरी अप्रोच के अंतर्गत इतिहास लेखन के द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया कि ईसाई धर्म भारत के सभी धर्मों से श्रेष्ठ है और इस प्रकार ईसाई धर्म को भारत में प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की गई। कॉलोनियल अप्रोच के अंतर्गत एक और अप्रोच देखने को मिलती है, वो है उपयोगितावादी अप्रोच। उपयोगितावादी अप्रोच के अंतर्गत जो इतिहास लिखा गया उसके द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कानूनों का निर्माण आवश्यक है और भारत में रूल ऑफ लॉ स्थापित किया जाना जरूरी है। और इसमें सबसे प्रमुख रूप से नाम आता है जेम्स मिल का। इस प्रकार उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के द्वारा यह विचार स्थापित किया गया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो बहुत पिछड़ी हुई थी उसको सभ्य बनाने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इन्होंने यह भी स्थापित किया कि 18वीं शताब्दी में भारत में डार्क एज थी, मुगल शासन का पतन होने जा रहा था, अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था और बड़ी अराजकता की स्थिति थी और ऐसे में भारत में रूल ऑफ लॉ अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। उपनिवेशवादी लेखकों ने यह भी बताने का प्रयास किया कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं था। उनके अनुसार भारत अनेक वर्गों में बटा हुआ था और भारत को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करने का कार्य अंग्रेजों ने किया। जब 1857 की क्रांति को उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना तो इसके पीछे मकसद यही था कि यदि वो उसे राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार करते तो उन्हें भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना पड़ता और भारत को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने का अर्थ ये था कि भारत के भी अपने हित थे और अंग्रेज कभी यह नहीं चाहते थे कि भारत के कोई ऐसे हित हो जिनके कारण ब्रिटिश हितों को नुकसान पहुंचे। इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति को फलीभूत करने के लिए अंग्रेजों को अपने उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता थी और निर्मित माल को बेचने के लिए एक बड़ी मंडी या मार्केट की आवश्यकता थी और इसे वे भारत के द्वारा पूरा करना चाहते थे। उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण भारत की कृषि को, भारत के हस्तशिल्प को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसे जस्टिफाई किया। उपनिवेशवादी लेखकों ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि भारत एक उपनिवेश था, क्योंकि भारत को अगर वो एक उपनिवेश मानते तो उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ता कि उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, जबकि इसके विपरीत उन्होंने भारत से धन निष्कासन को बिल्कुल इनकार कर दिया
और उनके अनुसार भारत में जो कुछ भी अच्छा हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ। दूसरी अप्रोच की हम बात करें वो है राष्ट्रवादी या नेशनलिस्टिक। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का आरंभ उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के प्रत्युत्तर में हुआ और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के द्वारा कुछ बातें जो स्थापित की गई उनमें कि भारत में उपनिवेशवाद था, भारत में राष्ट्रवाद भी था और भारत के अपने मातृ देश के साथ टकराव भी था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के द्वारा भारत के अतीत को स्मरण किया गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान गाया गया और भारतीयों को ये बताने का प्रयास किया गया कि उनका अतीत कितना समृद्ध और गौरवशाली था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आंदोलन के बारे में भी काफी लिखा। हाँ, ये जरूर है कि किसानों और आदिवासियों के आंदोलनों को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तीसरी अप्रोच की बात करें तो वो है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार इतिहास में आर्थिक तत्व एक प्रेरक शक्ति का कार्य करता है या इतिहास लेखन में आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत यह माना गया कि भारत और ब्रिटेन के आपस के हितों में टकराव है और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी माना कि भारत में भी जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जिसमें खासतौर से किसानों और जमींदारों का उल्लेख किया गया, ये बताया गया कि इनमें भी आपस में इनके हितों में भी टकराव है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर इतिहास लिखा गया। अब हम बात करें सांप्रदायिक या कम्युनल अप्रोच की। सांप्रदायिक अप्रोच के द्वारा एक मान्यता रखी गई कि कोई भी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में जब अलग अलग संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके अलग अलग हित होते हैं और उनके हितों में आपस में विरोध होता है। और यह बात विशेष रूप से भारत में, क्योंकि भारत अनेक धर्मों का देश था, भारत में मुख्य रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के संदर्भ में इस प्रकार का इतिहास लेखन का कार्य हुआ और यह इसी का परिणाम था कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम के द्वारा पृथक चुनाव पद्धति आरंभ की गई और इसकी परिणति 1947 में भारत के विभाजन के रूप में देखने को मिलती। अब हम एक और अप्रोच की बात करें, सबाल्टर्न अप्रोच। और सबाल्टर्न अप्रोच का संबंध आम आदमी से। इसे 1980 के आसपास रंजीत गुहा के द्वारा विकसित किया गया। सबाल्टर्न अप्रोच के लोगों ने
राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दोनों ही दृष्टिकोणों की आलोचना की और इन्होंने यह स्थापित किया कि इन दोनों ही प्रकार के लेखन में आम आदमी को नजरअंदाज किया गया। इनके अनुसार भारत में जो भी इतिहास लेखन का कार्य हुआ उसमें अभिजात्य वर्ग को प्रमुख स्थान दिया गया। इनके अनुसार राजाओं का इतिहास लिखा गया, अभिजात वर्ग के लोगों का इतिहास लिखा गया, लेकिन आम जनता के बारे में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उसे उपेक्षित रखा गया। और इनके अनुसार किसी भी आंदोलन में नेता की से भी ज्यादा आम आदमी की भागीदारी या आम जनता की निर्णायक भूमिका होती है और इनके अनुसार इतिहास लेखन में आम आदमी को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भारत में देखने को मिलती है उसमें ये 5 प्रकार की अप्रोचेस के अंतर्गत इतिहास लेखन हुआ। उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो इतिहास लिखा गया उसमें भारत में ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई किया गया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लोगों ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश माना और उसके साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद को भी उन्होंने माना। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन और भारत के हितों में टकराव है। क्यों? क्योंकि भारत के खुद के भी अपने हित हैं, जिसे उपनिवेशवादियों ने बिल्कुल नकार दिया था। उपनिवेशवादियों ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि भारत एक राष्ट्र है और उसके अपने हित हैं। मार्क्सवादियों में मुख्य रूप से रजनी पामदत्त और AR देसाई का नाम लिया जाता है। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे के द्वारा और AR देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के द्वारा इस बात को स्थापित किया कि न केवल ब्रिटेन और भारत के हितों में क्लैश है, बल्कि भारत के भी जो डिफरेंट क्लासेस हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, किसान और जमींदार हैं, उनके भी आपस के हितों में टकराव है। सांप्रदायिक लेखन के द्वारा एक तरीके से उपनिवेशवादी दृष्टिकोण को ही स्थापित किया गया और यह माना गया कि भारत के जो अलग अलग धर्म हैं उनके हितों में विरोधाभास है, उनके हित अलग अलग हैं। सबाल्टर्न दृष्टिकोण के द्वारा आम आदमी को महत्व देने की बात की गई और मुख्य रूप से यह स्थापित किया गया कि अब जो भी इतिहास लिखा जाए उसमें आम आदमी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।